हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन 12 अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है, इसके कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लगभग 3 वीडियो में पूरा करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम मोनोपोली मार्केट क्या होता है, उसका क्या मीनिंग डेफिनेशन है, मोनोपोली मार्केट के लिए कौन कौन सी फीचर्स होने चाहिए और मोनोपोली मार्केट के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, साथ ही साथ मोनोपोली मार्केट में फर्म के लिए जो रेवेन्यू कर्व है, टोटल रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसे आज की इस क्लास में हम पूरा करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक वो है मोनोपोली मार्केट क्या होता है। अब देखिए, मोनोपोली मार्केट की जो डेफिनेशन से अलग अलग जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है, लेकिन इनकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले जो मोनोपोली मार्केट है उसके लिए कौन कौन से फीचर्स है, कंडीशन है, उनको हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद में हम इन डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फीचर्स ऑफ मोनोपोली, जो मोनोपोली मार्केट है उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, जब आप देखते हो मोनोपोली मार्केट, और मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या हो गया, जब किसी प्रोडक्ट का पूरे मार्केट में केवल सिंगल सेलर होता है या किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला जो प्रोड्यूसर है, फर्म है, केवल एक फर्म अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करती है, केवल एक ही प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बनाता है, उसका मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोनोपोली। तो मोनोपोली की जनरल डेफिनेशन हो गई है, मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या हो गया, मार्केट की ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी प्रोडक्ट का केवल सिंगल सेलर होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है और उस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। अब देखिए, इसके साथ साथ में मोनोपोली मार्केट के लिए कुछ अदर फीचर्स हैं, वो भी होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए मोनोपोली मार्केट के लिए, उनको हम एक एक लेके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोनोपोली मार्केट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मोनोपोली मार्केट हम कब कहेंगे, जब किसी प्रोडक्ट का केवल सिंगल सेलर होता है, वन प्रोड्यूसर होता है, या केवल सिंगल एक सप्लायर होता है अगर किसी प्रोडक्ट का, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपोली। तो मोनोपोली मार्केट की सबसे पहला जो फीचर वो क्या है, किसी प्रोडक्ट का केवल सिंगल सेलर होता है, सिंगल सप्लायर होता है, या हम कह सकते हैं केवल सिंगल एक प्रोड्यूसर होता है, वो मोनोपोली मार्केट होगा। फिर मोनोपोली मार्केट के लिए दूसरा फीचर क्या है, द गुड प्रोड्यूस हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली मार्केट के लिए हम कह रहे हैं कि सिंगल सेलर होना चाहिए, लेकिन सिंगल सेलर के साथ साथ क्या जरूरी है कि जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसका मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा, तभी हम क्या कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक तरह से क्या है, मोनोपोली की कंडीशन कह सकते हैं। या जैसे आपका जो रेलवे है, ठीक है, अभी तक अगर हम बात कर रहे हैं तो रेलवे भी एक तरह से आपका क्या है, मोनोपोली को बताता है, क्योंकि रेलवे का जो फुल कंट्रोल है वो किसके पास में है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो जब किसी प्रोडक्ट का केवल सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपोली। और उस रेलवे की अगर हम बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो ये एक तरह से क्या है, मोनोपोली। तो मोनोपोली के लिए फर्स्ट फीचर क्या हो गया, किसी प्रोडक्ट का केवल सिंगल सेलर होता है, और दूसरा उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तब उसको हम मोनोपोली नहीं कहेंगे। तीसरा है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लेस। ठीक है, मोनोपोली मार्केट के लिए तीसरा फीचर कौन सा है, जो इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम का मतलब क्या हो गया, हम कह सकते हैं मोर इनइलास्टिक कह सकते हैं। ठीक है, जो
इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है या वेरी लेस। इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं सिंगल सेलर है किसी प्रोडक्ट को बनाने वाला, तो जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो एक तरह से क्या होगी, इनइलास्टिक होगी या लेस देन वन हम कह सकते हैं, ठीक है, इज लेस देन वन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अगर बढ़ भी जाए, गवर्नमेंट या जिसके भी पास कंपनी के पास में इसका कंट्रोल है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के रेट को बढ़ा देंगे, फिर भी हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी तो उसी से लेनी है क्योंकि इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर हमको रेलवे का सफर करना है तो रेलवे की जो भी रेट होगी वो हमको पे करनी पड़ेगी ना, मतलब क्यों, क्योंकि रेलवे का क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। मतलब दूसरा जो रेलवे अगर हम बात कर ले केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, ऐसी कोई प्राइवेट रेलवे लाइन अभी तक तो नहीं है। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोनोपोली मार्केट है उसमें जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी डिमांड एक तरह से क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, क्योंकि वो चीज अगर महंगी हो जाएगी और लोगों को अगर उसका यूज करना है तो डिमांड में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। इसलिए मोनोपोली मार्केट में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी डिमांड एक तरह से क्या होती है, उसकी जो इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और बहुत ही कम होने का मतलब क्या हो गया, प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जो इसका फीचर है फोर्थ वो क्या है, मोनोपोली फर्म इज एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ। देखिए मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, केवल सिंगल फर्म ही होती है जो क्या करती है, प्रोडक्ट को सेल करती है, उसी केवल सिंगल सप्लायर होता है। और इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, देखो इंडस्ट्री और फर्म का मतलब क्या होता है, फर्म का मतलब हो गया कि कोई इंडिविजुअल जो क्या करता है, प्रोडक्ट को बना रहा है जैसे, और इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फर्म्स। जैसे अगर हम कपड़े की बात करें इंडिया में, तो कपड़े बनाने वाली जैसे फर्म्स इंडिया में रेमंड्स हैं, मयूर है, ठीक है, विमल है, ऐसे बहुत सारी फर्म्स है वो क्या करती है, कपड़ा बनाती है। तो ये सब एक तरह से क्या हो गई है, इंडिविजुअल फर्म हो गई है, ठीक है, सब क्या कर रही है, कपड़ा बना रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है, XYZ बहुत सारी फर्में वो सब क्या कर रही है, कपड़ा बना रही है। ये सब क्या है, फर्म्स। और जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ फर्म्स। जब हम क्लॉथ इंडस्ट्री की बात करते हैं, कपड़ा इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग आपका जो है, तो उसमें क्या होगा, कपड़े बनाने वाले जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, उन सभी की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो इंडस्ट्री होती है वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म्स होती है। अब देखिए मोनोपोली मार्केट की बात करें तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने वाली केवल एक सिंगल फर्म होती है, ठीक है। मोनोपोली मार्केट में क्या होगा, केवल सिंगल सेलर ही होगा, सिंगल फर्म होगी। और इंडस्ट्री क्या होती है, ग्रुप ऑफ फर्म। लेकिन मोनोपोली मार्केट में केवल सिंगल फर्म होगी, इसका मतलब फर्म भी वही है और इंडस्ट्री भी वही होती है। इंडस्ट्री और फर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता है मोनोपोली मार्केट में। अगर एक से ज्यादा फर्म में हो जाएगी तो उसको हम मोनोपोली नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोनोपोली मार्केट में जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब इस तरीके से आप बनाओगे, ये आपका डाउनवर्ड स्लोप, ये आपका AR कर्व या जिसको हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। और AR कर्व आपका किस तरीके से बनेगा उसको आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो मोनोपोलिस्ट है अगर वो चाहता है उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा बिके तो अपना प्रोडक्ट ज्यादा बेचने के लिए मोनोपोलिस्ट को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। प्राइस कम करने पर ही उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इस वजह से जो मोनोपोलिस्ट है उसका डिमांड करके कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। जो मोनोपोलिस्ट है अगर वो चाहता है उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज्यादा बिके तो ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें सिक्स्थ, तो क्या हो गया, मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमिन एदर प्राइस और सप्लाई, ठीक है। जो मोनोपोलिस्ट होता है वो क्या कर सकता है, किसी कमोडिटी की प्राइस और उसकी सेल की जो क्वांटिटी है, सप्लाई, उसको वो दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मोनोपोलिस्ट चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है अगर पर यूनिट वो प्राइस कितनी रखता है, 10 रुपीज,
जैसे मोनोपोलिस्ट है, माना कि वो पेन बना रहा है और पेन की प्राइस वो कितनी रखता है, 10 रुपए। तो अब 10 रुपए पर उसकी कितनी क्वांटिटी सेल होगी, उसका जो डिटर्मिनेशन है वो फर्म मोनोपोलिस्ट नहीं कर सकता है। मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, या तो वो ये निर्धारित कर सकता है कि उसका जो पेन है मार्केट में वो 10 रुपए की प्राइस पर वो बेचेगा, या फिर दूसरा हो सकता है कि उसको मार्केट में क्या करने हैं, उसने जो पेन बनाए हैं उसकी 10,000 यूनिट उसको सेल करनी है। ठीक है, दोनों को वो एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है कि 10 रुपए उसकी प्राइस रखेगा और 10,000 उसकी क्वांटिटी वो सेल कर देगा। या तो वो क्या कर सकता है, उसका जो पेन बनाया है उसकी प्राइस वो कितनी रख दे, 10 रुपए, और 10 रुपए में मार्केट में जो कंज्यूमर्स है, बायर्स है, वो उनकी इच्छा अनुसार जितनी क्वांटिटी चाहे वो परचेस करें। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो देख ले कि उसको 10,000 जो पेन है वो सेल करने हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपए की प्राइस पर माना कि 8,000 पेन जो है बिक जाए, लेकिन बाकी के जो 2,000 पेन उसको बेचने के लिए हो सकता है मोनोपोलिस्ट क्या कर दे, उसकी प्राइस क्या कर दे, कम। तो कहने का मतलब क्या है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उसको बेची जाने वाली जो क्वांटिटी है, मात्रा है, दोनों को वो एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकता है मोनोपोलिस्ट। या तो वो क्या कर सकता है, मतलब प्राइस को डिटरमिन कर सकता है, या फिर क्वांटिटी उसको कितनी सेल करनी है। फिर नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, वो मार्केट में प्रोडक्शन करता है, उसका जो एम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, द एम ऑफ मोनोपोलिस्ट इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। एक फर्म जो है, एक सिंगल सेलर है, मोनोपोलिस्ट, वो क्या करता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। और फिर मार्केट में एक तरह से क्या होता है, देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स एंड, मतलब कि जो मोनोपोली मार्केट है उसमें क्या होता है, मार्केट में या इंडस्ट्री में नई फर्म जो है, न्यू फर्म जो है वो इजीली एंटर नहीं कर सकती है। उसके लिए क्या होते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। हो सकता है वो बैरियर्स जो हो वो अलग अलग तरीके के हो। ठीक है, बैरियर्स कौन से हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया कि जो सिंगल मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि अपना जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इतनी प्राइस में बेचे कि सामने मार्केट में कोई नया अगर प्रोड्यूसर आना चाहे तो नहीं आ सकता है। तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, या इकोनॉमिक भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है। मतलब किसी चीज को बनाने के लिए अगर ज्यादा मात्रा में फाइनेंस की जरूरत होती है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में अगर कैपिटल की जरूरत होती है, तो हो सकता है कि मार्केट में नई फर्म जो है वो आसानी से एंटर नहीं कर सके। मतलब नई फर्मों की जो मार्केट में एंट्री होती है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं मोनोपोली मार्केट में। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स हो गए हैं। अब देखिए फीचर्स के अलावा हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है मोनोपोली मार्केट की। तो देखिए हमने जो फीचर्स पढ़े हैं उन फीचर्स को लेके हम क्या कर सकते हैं, मोनोपोली मार्केट को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग जो इकोनॉमिक्स ने उन्होंने मोनोपोली मार्केट को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अगर हम एक सिंगल डेफिनेशन की बात करें तो मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन वेयर ए प्रोड्यूसर सच गुड व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, देयर इज ओनली वन सेलर और प्रोड्यूसर। मार्केट की ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी प्रोड्यूसर केवल सिंगल सेलर होता है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है, और वो जो चीज बना रहा है उसकी मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपोली मार्केट। स्टोनियर एवं हेग की अगर डेफिनेशन देखें तो इन्होंने क्या बताया कि मार्केट की ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है उसको हम क्या कहेंगे, मोनोपोली मार्केट कहेंगे। प्रोफेसर लर्नर की अगर आप डेफिनेशन देखो तो प्रोफेसर लर्नर ने क्या, मोनोपोलिस्ट मार्केट क्या होता है, मार्केट की ऐसी सिचुएशन जिसमें जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, उसके सामने जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है, इन इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। और प्रोफेसर चेम्बरलिन जो है इन्होंने क्या बताया कि मोनोपोली
मोनोपोलिस्ट मार्केट जो है वो क्या होता है, मार्केट की ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी कमोडिटी की प्राइस पर प्रोड्यूसर का फुल कंट्रोल होता है। ठीक है, प्राइस और सप्लाई के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर का फुल कंट्रोल होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मोनोपोली मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो ये मोनोपोली मार्केट की डेफिनेशन हो गई है, फीचर्स हो गए हैं। अब देखिए मोनोपोली मार्केट के बारे में कुछ, जैसे हमने कहा था यहाँ पे कि कुछ बैरियर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो बैरियर्स होते हैं, आर्टिफिशियल बैरियर्स की बात की थी हमने, फाइनेंशियल बैरियर्स की बात की थी, तो ये बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए जो बैरियर्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, एक फर्म किसी चीज को बना रही है तो उसको बनाने के लिए उसने जो भी प्लांट लगा रखा है, उसमें जो भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो बहुत लार्ज अमाउंट पे होता है जिसे कोई नई फर्म जैसे सहन नहीं कर सकती है। तो लार्ज क्वांटिटी में अगर कैपिटल की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो नई फर्मों के लिए एक तरह से क्या हो सकता है, ये फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन होता है। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को बनाने के लिए अगर गवर्नमेंट जो है किसी पर्टिकुलर फर्म को लाइसेंस दे दे, या कोई पर्टिकुलर फर्म क्या करती है, पेटेंट करा लेती है, तो पेटेंट कराने से क्या होगा, उस प्रोडक्ट को मार्केट में दूसरी फर्म जो है उसको नहीं बना पाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। इसके अलावा जैसे इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन का मतलब क्या हो गया कि जब कोई फर्म लार्ज स्केल पे काम कर रही है तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो एक तरह से क्या होगी, बहुत मिनिमम होती है, और एवरेज कॉस्ट इतनी मिनिमम होती है कि दूसरी फर्म मार्केट में इजीली अगर वो प्रोडक्शन करने के लिए आ भी जाती है तो उतने उस लेवल पे वो प्रोडक्शन नहीं कर पाती है, उसकी एवरेज कॉस्ट एक तरह से क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कुछ नेचुरल कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, नेचुरल कंडीशन, नेचुरल मोनोपोलीज कैन बी सीन फील्ड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दें कि कुछ प्रोडक्ट को आप प्रोडक्शन जो है वो केवल अपने पास रखें, किसी और को वो उसको प्रोडक्शन करने के लिए नहीं देवे। जैसे इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी का है, जैसे वाटर सप्लाई का है, ठीक है, और रेलवे जैसे हैं, तो ये गवर्नमेंट ने जो पब्लिक यूटिलिटी गुड्स है वो अपने पास में रखी है, तो ये सारा एक तरह से क्या है, मोनोपोली मार्केट को बताता है। अब देखिए सोर्सेस ऑफ मोनोपोली की अगर हम बात करें, मोनोपोली मार्केट के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें मोनोपोली मार्केट जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, मोनोपोली मार्केट की जो सिचुएशन है वो किन किन रीजन से हो सकती है। तो हमारी जो कोर्स है, हमारा जो बुक है, उसमें हमको 3 फैक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, मतलब जो मोनोपोली मार्केट सिचुएशन है वो किस वजह से आएगी, मार्केट में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो मार्केट में नई फर्मों की एंट्री होती है उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो वो रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, तो 3 मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेस्ट्रिक्शन। जो ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके लिए 3 फैक्टर जो है वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट फैक्टर है द कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर ओवर इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, उस रॉ मटेरियल के ऊपर अगर किसी सिंगल प्रोड्यूसर का अगर कंट्रोल होगा तो इसी कंडीशन में मार्केट में क्या होगा, मोनोपोली हो जाएगी। तो जैसे गैस की सप्लाई की अगर बात कर लो, माना कि गैस की जो सप्लाई है उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए है, ठीक है, या जो रॉ मटेरियल चाहिए उस पर केवल किसी एक फर्म जो है उसी का उसके ऊपर अधिकार हो गया। तो किसी चीज को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, अगर उस पे किसी सिंगल फर्म का कंट्रोल होता है और वो रॉ मटेरियल अगर वो किसी और को नहीं देता है तो मार्केट में क्या हो सकता है, मोनोपोली की कंडीशन हो सकती है। दूसरा है द पेटेंट राइट इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू ए फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल हिज गुड। ठीक है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लाइसेंस की जरूरत होती है, जो पेटेंट की जरूरत होती है, अगर गवर्नमेंट किसी एक फर्म को ही उसका पेटेंट दे दे और दूसरों को उसका पेटेंट नहीं मिलता
बेचता है, तो इससे भी क्या होगा, मार्केट में मोनोपोली की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या हो गया, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल जो है वो केवल एक फर्म है, उसी के पास में कंट्रोल में है, अगर वो दूसरों को अवेलेबल नहीं कर रहेगी तो मोनोपोली हो सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है, किसी चीज को बनाने के लिए जो पेटेंट चाहिए, जो लाइसेंस चाहिए, अगर वो किसी एक फर्म को दे दे, दूसरों को अगर नहीं दे, तो इससे भी क्या होगा, मार्केट में मोनोपोली की जो कंडीशन है वो उत्पन्न हो सकती है। और तीसरा जो कारण है वो क्या हो सकता है कि जब कोई फर्म लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है, तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से उसकी जो एवरेज कॉस्ट है, जो पर यूनिट कॉस्ट है, वो दूसरी फर्मों के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत लो कॉस्ट पर वो प्रोड्यूस कर सकती है, बहुत ही कम कीमत, बहुत कम लागत पर वो क्या कर सकती है, उस प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो इन तीनों वजह से क्या हो सकता है, मोनोपोली की जो कंडीशन है वो हो सकती है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में मोनोपोली की जो कंडीशन है उसके उत्पन्न होने के तीन कारण हो गए। एक तो आपका हो गया कि रॉ मटेरियल के ऊपर अगर किसी एक प्रोड्यूसर का कंट्रोल है, दूसरा गवर्नमेंट ने जो पेटेंट दिया है वो किसी सिंगल फर्म को दे दें, या फिर अगर कोई फर्म बड़े लेवल पर लार्ज स्केल पर अगर प्रोडक्शन कर रही है तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो इतनी मिनिमम होती है कि उस मिनिमम कॉस्ट पर दूसरी जो फर्म है वो प्रोडक्शन नहीं कर सके। अब देखिए उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा इसमें वो है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे होते हैं मोनोपोली मार्केट में। ठीक है, अगर हम एवरेज रेवेन्यू की बात करें, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को सेल करने से कितना मिलता है। एक फर्म जो भी प्रोडक्शन कर रही है उसकी एक यूनिट को सेल करने से जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, प्राइस के इक्वल। अगर एक फर्म पेन बना रही है, ठीक है, अगर एक पेन 10 रुपए में अगर वो सेल कर रही है, ठीक है, पेन की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज है, इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू कितनी है, 10 रुपीज। तो एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, प्राइस के इक्वल होती है। और टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, अगर फर्म 100 पेन बेचती है, एक पेन की प्राइस कितनी है, 10 रुपीज, और फर्म कितनी क्वांटिटी सेल करती है, 100 पेन, तो टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, इन 100 पेन को सेल करने से जो भी रेवेन्यू होगी कितनी होगी, 100 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया, 1000 रुपीज। तो ये 1000 रुपीज क्या है, टोटल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, अगर फर्म एक एडिशनल पेन को सेल करती है तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर एक फर्म 100 पेन को बेचने से उसको 1000 रुपए रेवेन्यू होती है, और अगर एक एडिशनल पेन एक और सेल करती है और उसकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 1010 रुपीज। तो ये जो 10 रुपीज का यहाँ पे चेंज हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। अगर फर्म एक और एक एडिशनल पेन सेल करती है और उसकी जो रेवेन्यू वो कितनी हो जाती है, 1015, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना हुआ, यहाँ पे 5 का, तो ये जो 5 का चेंज हुआ ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज होगा वो क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू। अब देखिए जब हम मोनोपोली मार्केट की बात करेंगे, ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट में एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व किस तरीके का होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने टेबल बना ली है, इस टेबल में हमने क्या ले लिया, उस प्रोडक्ट की प्राइस ले लिए हैं। प्राइस आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, मतलब एक फर्म ज्यादा क्वांटिटी अगर सेल करना चाहेगी, ठीक है, मोनोपोलिस्ट अगर चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है मार्केट में ज्यादा बिके, तो ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस जो है वो कम करनी पड़ेगी। तो हमने कुछ नंबर ले लिए हैं, हमने प्राइस के ले लिए हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कुछ भी आप प्राइस ले सकते हो, आपके मन में जो आ रहा है आपने लिया, जैसे कि 10, 8, 7, 5, 3, 2, कुछ भी ले सकते हो। ज्यादा क्वांटिटी अगर सेल करने तो प्राइस क्या करनी है, कम करनी है, ये याद रखना है। और फर्म जो है कितनी क्वांटिटी सेल कर रही है उसमें हमने कुछ इमेजिनरी नंबर ले लिए हैं कि 0 क्वांटिटी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब जो मोनोपोलिस्ट है वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा, जितनी क्वांटिटी ज्यादा सेल करता है तो ज्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए वो क्या करता है, प्राइस को धीरे धीरे कम करता रहता है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी हमने कुछ नंबर ले लिए हैं। अब देखिए टोटल रेवेन्यू अगर आपको निकालनी है तो टोटल रेवेन्यू क्या होगी, टोटल रेवेन्यू
इक्वल टू क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ये आपकी प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। तो 9 इंटू 0 किया तो 0, 8 इंटू 1 किया 8, 7 इंटू 2 14, 6 इंटू 3 किया 18, 5 इंटू 4 किया 20, 4 इंटू 5 किया 20, 3 इंटू 6 किया 18, 2 इंटू 7 किया 14 और 1 इंटू 8 किया 8। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकालना है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, मैंने बताया था टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है। देखिए 0 से 8 कितना चेंज हुआ, 8 का। फिर 8 से 14 चेंज कितना हुआ, तो 14 में से 8 को माइनस कर दो 6। फिर 14 से 18 चेंज कितना हुआ, 18 में से 14 को माइनस कर दो 4 का चेंज हुआ। फिर 18 से 20 चेंज कितना हुआ, 20 में से 18 को माइनस कर दो 2 का चेंज हुआ। फिर देखिए यहाँ पे 20 और 20 कोई चेंज नहीं हुआ, 0 का चेंज हुआ है। फिर 20 से 18 2 कम हो गया है इसलिए -2। फिर 18 से 14 4 कम हो गए इसलिए -4। और 14 से 8 6 कम हो गए हैं इसलिए -6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी टोटल रेवेन्यू आ गई है, ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू आ गई है। और एवरेज रेवेन्यू क्या होती है, प्राइस के इक्वल। तो ये जो आपके प्राइस थी फर्स्ट कॉलम में, यही क्या है आपका एवरेज रेवेन्यू है। अब देखिए अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो एवरेज रेवेन्यू की क्या कंडीशन है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एवरेज रेवेन्यू का जो आप कर्व बनाओगे वो इस तरीके से आपको कम होता हुआ बना देना है। ये आपका हो गया एवरेज रेवेन्यू का कर्व, AR। अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व बनाना है तो देखिए मार्जिनल रेवेन्यू क्या है आपकी 8 6 4 2 0 -2 -4, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व भी क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। लेकिन AR और MR इन दोनों को देखिए अब, ठीक है, आपकी ये प्राइस AR और ये मार्जिनल रेवेन्यू, इन दोनों को अगर हम देखें दोनों कम तो हो रही लेकिन ज्यादा कम कौन हो रही है, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 8 है, ये भी 8 है। फिर ये 7 है लेकिन ये ज्यादा कम होकर 6 हो गई है। फिर ये 6 है लेकिन ये और ज्यादा कम हो गई, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू से ज्यादा कम होती है। इसलिए जो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है वो बनेगा इस तरीके से, और एवरेज रेवेन्यू का कम क्या होगा, धीरे धीरे कम हो रही है, इसलिए ये आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 भी हो जाती है और उसके बाद में नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए एवरेज रेवेन्यू का जो कर्व है वो इस OX एक्सिस से ऊपर रहेगा, और MR कर्व जो आपका है वो OX एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ, ठीक है, यहाँ से जैसे काट रहा है और उसके बाद में से नीचे की तरफ भी जा सकता है। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव तीनों हो सकती है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये हमने इसका डायग्राम बना लिया। अच्छा, आप टोटल रेवेन्यू का डायग्राम बनाना चाहो तो टोटल रेवेन्यू का डायग्राम भी हम बना सकते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, देखिए टोटल रेवेन्यू ये वाला 8 14 18 20 20 पहले बढ़ रही थी, फिर 20 पे कांस्टेंट हो गई है और उसके बाद में क्या हो रही है, कम हो रही है। तो टोटल रेवेन्यू का जो कर्व आपका कैसा बनेगा, पहले बढ़ता हुआ, फिर यहाँ पे कांस्टेंट कर दीजिए और उसके बाद में क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू का कर्व इस तरीके से बनेगा। मतलब आपको जो डायग्राम बना है उसमें क्या बताना है कि जो ये रेवेन्यू है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, केवल आपको ये दिखाना है। तो बढ़ रही है तो आपने डायग्राम को आपने ऊपर की तरफ ले गए ऐसे, कांस्टेंट है तो आपने ऐसे बना दिया, और कम हो रही तो नीचे की तरफ ऐसे लेके आ गए। ठीक है, अब देखिए हमारी बुक में जो डायग्राम बना रखा है, ठीक है, अगर आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आपको डायग्राम जब आप बनाओगे तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है और ये आपका एवरेज रेवेन्यू का कर्व यहाँ तक बना दिया, जिसको अगर आगे ले जाओगे तो यहाँ तक बनेगा लास्ट। ठीक है, मतलब नेगेटिव कभी भी नहीं बनेगा। अब देखिए जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जब यहाँ पे 0 है जिस जगह, ठीक है, जिस भी जगह 0 है उसके सामने का आप लाइन बना देना। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, E = 1 होगा। फिर इस बीच वाला पॉइंट है आपका ये, ठीक है, बीच वाला पॉइंट आया ये, जो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे MR 0 है उसके सामने, ये MR 0 है उसके सामने इलास्टिसिटी कितनी होगी, E = 1 होगी। फिर इससे ऊपर वाला जो पार्ट है
ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और इक्वल टू 1 वाला जो पार्ट है उससे नीचे, मतलब ये वाला, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी वो कितनी होगी, लेस देन 1 होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए आप ये जो डायग्राम है उसी को देखिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट रिलेशनशिप मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है। इस जगह यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कितनी है, 0। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, 0 होती है, तो उस समय जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है, E = 1, ठीक है। जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो कितनी होगी, = 1 होगी। तो हमारा जो AR कर्व का मिडल पॉइंट है, ठीक है, उस जगह ये वाला रिलेशन हो गया आपका फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट रिलेशन आपका ये है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0, मार्जिनल रेवेन्यू जब 0 होती है तो प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी, =1 होगी। फिर दूसरे रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरा रिलेशन आप इस 0 से पहले वाली कंडीशन देखिए, मतलब ये जो लाइन आपने बनाई थी उससे पहले देखिए ये वाला, कि जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। मार्जिनल रेवेन्यू जब डिक्रीज होती है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तक ये क्या है, पॉजिटिव ही है, कम तो हो रही है मार्जिनल रेवेन्यू लेकिन क्या है, इस लाइन से ऊपर है, वो एक्स एक्सिस से ऊपर है। इसका मतलब क्या हो गया, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है, पॉजिटिव। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होती है और साथ साथ में जब वो पॉजिटिव होती है तो उस समय जो प्राइस इलास्टिसिटी वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया कि जब मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज होती है और मार्जिनल रेवेन्यू जब पॉजिटिव होती है तो जो प्राइस इलास्टिसिटी वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी, ग्रेटर देन 1 होती है। और तीसरा रिलेशन जो है, ठीक है, वो क्या है, ये वाला देखिए, अब ये वाला पार्ट, कि जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगी, देखो इस OX एक्सिस से मार्जिनल रेवेन्यू का हमारा नीचे की तरफ आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव हो गई है, ठीक है। जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, नेगेटिव, देखिए नेगेटिव हो गई यहाँ पे। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होती है तो उस समय जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 को हम क्या कह सकते हैं, मोर इन इलास्टिक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप हो गया, तीसरा रिलेशनशिप है। 3 रिलेशनशिप क्या हो गए, फर्स्ट आपका क्या है कि जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होती है तो प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होती है, =1 होती है। जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होती है तो प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। और जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होती है तो प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। अब देखिए एक टॉपिक है और मैं आपको करता हूँ जो डेफिनेशन है केवल, फिर बाकी अगला जो मार्केट है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब देखिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब किसी मार्केट में, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर वो अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग अगर ले जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, एक ही प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग अगर ली जाए तो इसको हम कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अगर हम बात करें तो एक बार्बर है, जैसे, ठीक है, नाई है, बाल काटता है बच्चों के, तो बच्चों से अगर वो बाल काटने की जो रेट लेता है वो है 40 रुपीज़ है, और जो बड़े हैं उनसे माना कि वो कितने लेता है, 50 रुपीज़। तो ये एक तरह से क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जब क्या होता है, प्रोड्यूसर एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग प्राइस लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कहाँ पे होता है, एक तरह से मोनोपोली मार्केट में होता है, ठीक है। जब किसी प्रोडक्ट का केवल सिंगल सेल होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट होती है वो हमारे डोमेस्टिक घर के काम के लिए हमने कनेक्शन ले रखा है तो उसकी रेट अलग होती है, कॉमर्शियल के लिए उसकी रेट अलग होती है, इंडस्ट्री के लिए उसकी रेट अलग होती है,
एग्रीकल्चर के लिए अगर कनेक्शन ले रखा है इलेक्ट्रिसिटी का तो सभी के लिए रेट क्या होती है, अलग अलग। तो जब एक ही प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप से अलग अलग ली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपका जो 12th का कोर्स है उसमें केवल आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन ही याद रखनी है, उसके अलावा डिटेल में हमारा इसमें नहीं है।